हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग सभी सुरक्षित होंगे। मैं आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल का पेपर डिस्कस कर रहा था, जिसमें 30 क्वेश्चन हो गए थे। 31 क्वेश्चन जो है तो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक डायोड को रिवर्स बायस में माना जाता है, विपरीत अभिनत में माना जाता है यदि धनात्मक विभव को ऋणात्मक आपूर्ति से टर्मिनल से संयोजित किया जाता है और ऋणात्मक पोटेंशियल को धनात्मक आपूर्ति से संयोजित किया जाता है। डायोड होता है, उसमें एक पी क्षेत्र होता है और एक एन क्षेत्र होता है। यदि पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र जो है उसमें धनात्मक है, तो उसको यदि हम ऋण से जोड़ देंगे, तथा एन क्षेत्र जो है उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसको यदि धन से जोड़ देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन और होल बैटरी की तरफ आकर्षित होने लगेंगे। तथा डिप्लेशन लेयर जो है तो उसके बीच ना तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना होल उसको पार कर पाएगा, और ऐसी कंडीशन में जो है तो ये डायोड रिवर्स बायस की भांति कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्वलनशील गैसें आग की श्रेणी में आती हैं। पहले आपको बता देते हैं कि आग की कितनी श्रेणियां होती हैं। ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप और के टाइप आग भी होती है। ए टाइप गैस में जो होती हैं तो हमारे ठोस पदार्थों में लगी हुई आग होती है। कागज, कोयला, लकड़ी आदि में लगी आग ठोस आग होती है। द्रव्य यानी लिक्विड, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये श्रेणी बी की आग हो जाएगी। श्रेणी सी की आग में जो होती हैं जितनी भी हमारी गैस होती हैं, एलपीजी, सीएनजी, ये श्रेणी सी की आग होती है। श्रेणी डी की आग जो होती है, बिजली के पैनल, बिजली के उपकरण, बिजली के तार, ये श्रेणी डी की आग आती हैं। अभी नया एक आग की श्रेणी का अभी कुछ साल पहले है उसका आविष्कार किया गया, उसे के टाइप श्रेणी की आग में रखा गया है। जो हमारे उद्योगों में और घरों के किचन वगैरह में कुकिंग ऑयल जो होता है या इसके थ्रू कहीं आग पकड़ लेती है तो उसे श्रेणी के की आग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, इन कॉमन वेज कन्फिगुरेशन इज बोथ एमीटर एंड कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड वायस देयर इट इज अ। बोल रहा है कि कॉमन बेस कन्फिगुरेशन है, यदि इसमें दोनों अमीटर और कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड वायस में हैं तो यह कंडीशन कौन सी कहलाती है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ट्रांजिस्टर जो होते हैं उनकी तीन अवस्थाएं होती हैं, उनके तीन कन्फिगुरेशन होते हैं। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर, और उनके तीन रीजन होते हैं, सेचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन। जो हमारा कट ऑफ रीजन होता है, यदि हम बेस करंट को जीरो कर दिया जाए तो वो कट ऑफ रीजन कहलाता है। और जो हमारी एक्टिव रीजन है, सेचुरेशन रीजन, पहले आपको अब सेचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन और सेचुरेशन रीजन दो इम्पोर्टेंट ज़्यादा रहती हैं। सेचुरेशन रीजन रहती है यदि हमारी जो बेस करंट है, जो हमारी बेस करंट मतलब IB, एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब वो सेचुरेट हो जाती है, ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बेस करंट हमारी जब सेचुरेट हो जाती है तो हमारे जो कलेक्टर में जो करंट रहेगी, हम भाई ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांसफर टू रजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो होते हैं इसका आविष्कार 1947 में किया गया था। इसे जो है तो वल्टर एच और जॉन ने मिलकर के 1947 यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस वक्त जो है तो हमारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। ट्रांजिस्टर जो है तो ट्रांस और रजिस्टर से मिलके बना हुआ है। ट्रांस मतलब ट्रांसफर और रजिस्टर मतलब रजिस्टर, यानी रजिस्टर को ट्रांसफर करना। तो इसकी मुख्य कंडीशन ये होगी, इसमें आप ट्रांजिस्टर में सिर्फ ट्रांजिस्टर जो है तो करंट को कंट्रोल करता है। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन उपयोग किया गया है,
कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। यदि कॉमन बेस है तो बेस करंट को जो है तो हम कंट्रोल करेंगे, कॉमन एमीटर है तो कॉमन एमीटर करंट को कंट्रोल करेंगे, और कॉमन कलेक्टर है तो कलेक्टर करंट को कंट्रोल करेंगे। यानी जो हमारा कॉमन रहेगा उस करंट को हमें कंट्रोल करना है। अब ये बोल रहा है कि कॉमन बेस कन्फिग्रेशन है, तो बेस करंट हमारी यदि 0 है, यदि सेचुरेट है या कि कम है, उस हिसाब से हमारे रीजन होते हैं। तो जो हमारा कट ऑफ रीजन है उसमें बेस करंट हमारी 0 प्रवाहित होती है। यानी यदि हम अमीटर को ओपन कर दें तो सिर्फ कलेक्टर में करंट प्रवाहित होगी, वो भी मिली एम्पियर में। तो यह कंडीशन कहलाती है कट ऑफ रीजन। अगला कंडीशन है सेचुरेशन रीजन। सेचुरेशन रीजन कहलाती है यदि हमारी कलेक्टर करंट है धीरे धीरे रेड्यूस होने लगे, कम होने लगे। कलेक्टर करंट कब रेड्यूस होगी? जब हमारी धीरे धीरे बेस करंट रेड्यूस होगी। उसी हिसाब से हमारा यह रीजन कहलाता है हमारा सेचुरेशन रीजन। अब जो आता है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन जो होता है तो कट ऑफ रीजन और सेचुरेशन रीजन के दोनों के बीच का जो भाग होता है वो हमारा कहलाता है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन का प्रयोग हम एम्प्लीफिकेशन में करते हैं। एम्प्लीफिकेशन में इसलिए करते हैं कि कलेक्टर जो हमारी कलेक्टर में जो करंट प्रवाहित होती है तो हमारी वो चेंज काहे से होती है? सिर्फ और सिर्फ इनपुट करंट के द्वारा। इसीलिए हम इसका एम्प्लीफिकेशन में प्रयोग करते हैं। वैसे ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम एम्प्लीफिकेशन और रेक्टिफिकेशन में ही करते हैं। अब आ गया 34 क्वेश्चन। एक कैपेसिटर जिसका है मापित मान। मापित मान क्या कहलाता है? जिसको आपने मेजर्ड किया हुआ है। यानी जब आप मैन्युफैक्चरिंग जब की जाती है उसी वक्त मापित मान उसमें लिख दिया जाता है। ठीक, तो मापित मान इसमें दिया हुआ है। मेजर्ड वैल्यू जो है आपकी 352.25 फैरेड है, जबकि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, वास्तविक मान है, रियल वैल्यू जो है तो 349.82 फैरेड है। तो इसकी रिलेटिव एरर बताना है आपको, सापेक्ष त्रुटि बताना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि सापेक्ष त्रुटि क्या होती है। सापेक्ष त्रुटि जो होती है तो यदि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है, यानी जो हमारे उपकरण में लिखी हुई वैल्यू है जिससे हमने मापा है, और जो हम रियल में जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट लगा के जब रियल में जब उसको नाप रहे हैं, जो उसमें लिखा हुआ है वो अलग है। जो रियल में वैल्यू आ रही है तो मेजर्ड वैल्यू में यदि रियल वैल्यू को घटा दिया जाए और मेजर्ड वैल्यू में रियल वैल्यू को घटा दे तो जितनी भी आपकी वैल्यू आएगी उसमें रिलेटिव वैल्यू को डिवाइड कर दे तो वो आएगा आपका सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर। यानी कि मेजर्ड वैल्यू माइनस रियल वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू इक्वल टू रिलेटिव एरर। यदि आपको रिलेटिव एरर को, ये रिलेटिव एरर परसेंटेज में दिया हुआ है तो मेजर्ड वैल्यू माइनस रियल वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू इंटू 100 कर दीजिए, आपकी ये त्रुटि, रिलेटिव त्रुटि आ जाएगी। अब आ गया 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन दिया हुआ है एक कैंडल के शक्ति स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल फ्लक्स कितना होगा। इसमें जो है कैंडल से शक्ति स्रोत द्वारा उत्सर्जित टोटल फ्लक्स की गणना करनी है। तो कुल फ्लक्स होता है हमारे कैंडल पावर इंटू 4 पाई। इसमें आपका कैंडल पावर दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, और आपका 4 पाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। 74 इंटू 4 इंटू पाई का 22/7 कर लीजिए और आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका टोटल ल्यूमेन में फ्लक्स आ जाएगा। कैंडल को ल्यूमेन में आपको कन्वर्ट करना है, कैंडल पावर को ल्यूमेन में। तो टोटल फ्लक्स होता है, कुल फ्लक्स की गणना करनी है कैंडल पावर इंटू 4 पाई। तो कैंडल पावर आपका है 78 गुणे 4 पाई कर लीजिए। तो 78 गुणे 4 करेंगे तो 312 आएगा, और पाई का मान 3.14 कर दीजिए या तो 22/7 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 980.17 ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन द सेकेंडरी सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, आपका ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी सर्किट इज कंप्लीटेड थ्रू एन इम्पीडेंस।
इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा यानी जेड, यानी इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव और रजिस्टिव लोड, यानी कि कुल मिला के ट्रांसफार्मर, अथवा इसमें आगे लिखा हुआ है और लोड ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी कंसीडर्ड एज, यानी कि इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि आपका ट्रांसफार्मर लोड में है। जब इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रजिस्टिव लोड ट्रांसफार्मर में जुड़े रहते हैं, यह कंडीशन कहलाती है आपकी लोड की कंडीशन। तो जब ट्रांसफार्मर लोडेड या लोड ऑन ट्रांसफार्मर कहलाता है, तो यह कंडीशन जो कहलाती है, यदि द्वितीयक वाइंडिंग जो हमारी लोड से जुड़ी हुई है तो माना जाता है कि ट्रांसफार्मर लोड है, और यह कंडीशन कहलाती है लोडेड, या इसे हम कहते हैं ऑन लोड ट्रांसफार्मर। ठीक, तो लोडेड या ऑन लोड ट्रांसफार्मर इसे कहलाते हैं। अब यदि ये पूरी तरह से फुल कंडीशन में है, यानी 100% इससे आप आउटपुट ले रहे हैं, तो वो फुल लोड की कंडीशन कहलाएगी। 60% लोड पे है, 30% लोड, वो अलग अलग लोड की फिर अलग अलग किस्में आ जाएंगी। तो अभी आप जानिए कि ट्रांसफार्मर कब लोड कहलाता है, कब नो लोड कहलाता है और कब फुल लोड कहलाता है। तो अभी तो आप सिर्फ जानिए कि ये इसमें इम्पीडेंस जुड़ा हुआ है। इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा, जेड यानी कुल रजिस्टेंस आपके जो है जितने भी जुड़े हुए हैं, यह कंडीशन कहलाती है लोडेड कंडीशन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सर्किट में 358 ओम प्रतिरोध से बहने वाली धारा 356 मिली एम्पियर है, कुल पावर का जो क्षय है हमको कितना होगा। परिपथ दिया हुआ है। परिपथ में आप जानते हैं कि हमारा कोई भी रेजिस्टिव सर्किट है, उसमें जो हमारी शक्ति क्षय होगी, तो उसको हम निकालने के लिए आई स्क्वायर आर फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो P = आई स्क्वायर आर से आप इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही एकदम आपको 10th क्लास में पढ़ाया जाता है आई स्क्वायर आर, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है एफ.ई.टी. का क्वेश्चन। बोल रहा है कि एफ.ई.टी. ट्रांसफार्मर में पैराबोलिक होती है। एफ.ई.टी. क्या होते हैं? जे.एफ.ई.टी. जो होती है, एक्चुअल में जे.एफ.ई.टी. या एफ.ई.टी. जो है तो एक ही है, चाहे आप इसे एफ.ई.टी. कह दें या जे.एफ.ई.टी. कह दें, दोनों एक ही कंडीशन कहलाती है। इसे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो ट्रांजिस्टर के प्रॉपर्टी आपको जो पढ़ाई जाएगी, इसमें ट्रांजिस्टर में दो प्रकार के, यदि जो आपने ट्रायक पढ़ेंगे तो ट्रायक जो है तो दो प्रकार के उसमें डिवाइड हो जाता है, एक एफ.ई.टी. में और एक मॉसफेट में। तो जो आपकी ट्रांजिस्टर के जब गुणधर्म पढ़ेंगे एफ.ई.टी. के, उसमें आता है कि पैराबोलिक जो आपको VI कर्व प्राप्त होगा पैराबोलिक, वो कहलाती है आपकी सेचुरेशन रीजन। अगला क्वेश्चन आ गया, क्या हो जा रहा है आज? Which one of the following is rotating part of DC मशीन? DC मशीन में कौन सा भाग घूमता है यानी रोटेट करता है? वह होता है आपका आर्मेचर। अगला क्वेश्चन है, Which one of the following device is capable to determine the electrical leakage in wire? वायर में यदि कोई आपका लीकेज है तो किसके द्वारा आप उसको डिटरमाइन करेंगे, यानी उसको मेजर करेंगे। तो डिटरमाइन करने के लिए हम केबल में कोई भी फॉल्ट है तो उसके लिए हम मैगर का प्रयोग करते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज कैपेबल टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक लीकेज इज मैगर। इसमें जो एक क्वेश्चन आया था आपको बता देता हूँ, 32 नंबर में कॉमन बेस कन्फिगुरेशन जो था, कॉमन बेस कन्फिगुरेशन का क्वेश्चन इसलिए आया है इसमें, 33 क्वेश्चन था। ये कॉमन बेस कन्फिगुरेशन इसलिए आया है कि यहाँ पे कंडीशन ऐसी होती है
कि कभी कभार कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, निम्न इनपुट इम्पीडेंस में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो जो मोह स्केल का मोह मापनी हम लोग पढ़ते हैं, मोह मापनी का प्रयोग यहाँ पे जितनी भी हमारी रिले लगी रहती हैं, एक्चुअल में यहाँ पे मोह मापनी जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे पढ़ाई जाती है मोह रिले, इन्वर्स डिफिनिट रिले यहाँ पे प्रयोग पढ़ाई जाती है रेलवे में। तो यही रिले के प्रयोग के लिए जो है तो हम सैचुरेशन रीजन का प्रयोग करते हैं। इसमें रजिस्टर देंगे, यहाँ पे निम्न इनपुट इम्पीडेंस के यहाँ पे कई सर्किट लगे हुए हैं। ये रिले आपकी आरटीयू यूनिट में लगी रहेगी। आरटीयू यूनिट जो है तो आपको बताता रहेगा कि इस कंडीशन पे कहाँ पे फॉल्ट उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है तो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पार्ट खत्म हुआ। अगला पार्ट मैं आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगा।